Welcome, my dear students, to the social science lecture. Myself, Professor Ravindra Jangid here. In this lecture, we are going to complete the last part of chapter number first, that is the sources of history. Till the last lecture, we have completed the basic introduction and the written sources which are useful while writing the history. In this lecture, we are going to complete with the material sources and some other topics of this chapter, and by this we will complete our first chapter of our syllabus. Material sources. The following sources are including among the physical sources. फिजिकल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उन सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल सोर्सेज. तो इसमें से जितने भी आपको मटेरियल सोर्सेज आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इन सभी को आप देख सकते हो, छू सकते हो और आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हो? बराबर से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो. तो ये सारे सोर्सेज कौन से होते हैं? आपके मटेरियल सोर्सेज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉइन्स, place of worship, things in daily use, royal seals, ornaments, museum, clothes, modern architectures. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है? आपके मटेरियल सोर्सेस में. इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी पहले देख चुका हूँ. तो अब हमको बेसिक चीज़ें यानी आप डिटेल में अब इसको हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. फर्स्ट वन इज द कॉइन. As you can see, the different kinds of coins which are used in our country as in currency. So on your screen there is an 1 rupee coin which was introduced in the 1970s. On that front side that is an Ashoka emblem, and on the back side that is in food grains, that is a wheat has been drawn, and 1 rupees has been written. ठीक है, in Hindi and in English also. Coins. We can also understand the history with the help of coins and the changes in the printing of currency notes. Reserve Bank of India prints the notes and it is headquarter, it is in Mumbai. आपको 3-4 चीज़ें बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो प्रिंट करता है नोट को, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, चर्च गेट के अंदर. अगर आप कभी चर्च गेट विजिट करो तो वहाँ आप विजिट कर सकते हो. आरबीआई के हेडक्वार्टर में वहाँ पे म्यूजियम है जिसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कॉइन्स फ्रॉम एंशिएंट टिल प्रेजेंट वहाँ पे अलग अलग तरीके के कॉइन रखे गए हैं. ठीक है ना, स्टार्टिंग गुप्ताज और वहाँ पीरियड में गोल्डन कॉइन्स आते थे, उसके बाद सिल्वर कॉइन्स, उसके बाद मेटल कॉइन्स, और आज हमारे पास पेपर करेंसी. और उसके बाद हमारे पास कौन सा है? कार्ड मनी. कार्ड मनी जिसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल कार्ड जिसको कहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद जैसे बैंक का एटीएम कार्ड. तो ये सारी चीज़ें हम लोग आजकल क्या करते हैं? एज एन करेंसी यूज़ करते हैं. तो सो फ्रॉम the information what we get from the coins, we can also write in the history. So now next one, the coins from 1950 to those used at present, the metal used for making them, their different shapes, the diversities of the subject on them together help us to understand the important contemporary issue in India. For example, coins to convey the message of population control and coins communicating the information of agriculture and of farmers. तो यहाँ पे अगर क्रॉप बनाया गया तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट ऑफ फार्मर्स की शो कर रहा है इस कॉइन के ऊपर. या कुछ कॉइन्स के ऊपर पॉपुलेशन ड्रॉ की होती है. इट मीन्स we have to control our population. सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो कॉइन्स के ऊपर दी रहती है. या कभी कभार जैसे एग्जांपल आपने देखा रहेगा, वैष्णो देवी माता का मंदिर का फोटो बनाया रहता है, या फिर एग्जांपल शिव जी का फोटो बनाया रहता है. इट मीन्स इट कमेमोरेट द जयंती और इट कमेमोरेट द सम फेस्टिवल्स ऑन इट. तो कभी कभार अलग अलग कॉइन्स के अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी रहती है. सो बाय यूजिंग द कॉइन, फ्रॉम गेटिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉइन, वी कैन ऑल्सो राइट द हिस्ट्री. सो कॉइन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज वाइल राइटिंग द हिस्ट्री. Next one is a museum. All the states of India have their museum that depicts the characteristics and display the cultural and social heritage of their state. जैसे एग्जांपल अगर आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान के चीज़ें उसके अंदर रखी गई है, जैसे राजस्थानी क्लोथ्स, राजस्थानी ऑर्नामेंट्स, राजस्थानी जैसे एग्जांपल वेपन्स जो किंग लोग यूज़ करते थे. तो और किंग के खुद के होंगे अलग अलग म्यूजियम्स होते हैं, फोर्ट के अंदर, पैलेस के अंदर. स्टेट के खुद के अलग अलग म्यूजियम्स होते हैं, स्टेट के खुद के डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रखे रहते हैं. बट इफ़ यू विजिट इन महाराष्ट्र, सेम दैट दे विल डिपिक्ट द महाराष्ट्र कल्चर, महाराष्ट्र सोशल कस्टम्स एंड ऑल. सो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग म्यूजियम्स होते हैं और वो ऑपरेट कौन करता है? उनकी स्टेट गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, दे एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई. क्या कहा जाता है उसको? CST, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, जिसका पहले नाम क्या था? प्रिंस वेल्स म्यूजियम था. क्या नाम था इसका पहले? प्रिंस वेल्स. जब प्रिंस वेल्स ब्रिटिश से इंडिया आए थे तो उनको वेलकम करने के लिए ये म्यूजियम बनाया गया था. लेकिन जब ब्रिटिश लोग इंडिया से चले गए तो बाद में गवर्नमेंट ने इसका नाम क्या रख दिया? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम. दूसरा म्यूजियम कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी, इनका म्यूजियम कहाँ पे है? पुणे में। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम सम प्राइवेट कलेक्टर्स also set up their own museums. They were based on the distinctive subject, for example coins, notes, lamp, nutcrackers in different shapes and cricket equipment etc. nutcrackers मतलब क्या? छोटी छोटी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, इक्विपमेंट्स या कुछ भी मेटल की बनी हुई चीज़ें, या फिर उस टाइम के लालटेन हो, या फिर उस टाइम में बल्ब हो, उस टाइम के स्विचेस हो, या उस टाइम के जैसे एग्जाम्पल है शूज़ हो, उसके अंदर कुछ भी रखे हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अलग अलग म्यूजियम्स बनाए जाते हैं अलग अलग प्लेस पे। सो ऑल दिस वर नोन एज अ मटेरियल सोर्सेज। इन सब, इन दोनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल सोर्सेज। नाउ नेक्स्ट वन इज द ओरल सोर्सेज और द ऑडियो विजुअल सोर्सेज। कौन सा सोर्सेज? अब नेक्स्ट वन ओरल सोर्सेज और द ऑडियो विजुअल सोर्सेज। Oral sources. These sources include the folk tales, folk songs, proverbs, ballads and the ovis. है ना? बैलेड्स मतलब क्या होता है? कुछ कहावतें होती है, कुछ जैसे एग्जांपल है पोइट्री, जैसे उसको गाया जाता है। तो जैसे एग्जांपल छंद होते हैं कुछ, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ओरल सोर्सेस कहते हैं। नानी दादी की कहानियाँ हो, पंचतंत्र की कहानियाँ हो, तो ये सब चीज़ें जब लाइव कोई सुनाता है आपको, तो उस चीज़ों को आप क्या कहते हो? ओरल सोर्सेस। या फिर एग्जांपल है शादी में कुछ गीत गाए जाते हैं, अलग अलग गीत गाए जाते हैं। या फिर एक एग्जांपल किसी बर्थडे पे आप जो सॉन्ग गाते हैं, जैसे आजकल के बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे टू यू, या फिर बार बार दिन ये आए, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एराज पे अलग अलग जो सॉन्ग गाए जाते हैं, वो सारे आपके कौन से होते हैं? ओरल सोर्सेस होते हैं। जैसे एग्जांपल आप अपने दादा दादी नाना नानी को अगर पूछोगे तो आपके जन्मदिन कैसे मनाए जाते थे, तो उनके टाइम्स में वो लोग अलग कहानियाँ सुनाएंगे आपको। मम्मी पापा को पूछोगे तो अलग कहानी सुन। जब आप मॉम डैड बन जाओगे तो आपकी कहानियाँ अलग होगी। नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, उनके सॉन्ग्स अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उस हिसाब से इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ओरल सोर्सेस। या फिर आपने देखेंगे टेलीविजन पे जो सॉन्ग्स आते हैं, जो सीरियल्स के अंदर सॉन्ग होते हैं, मूवीज़ के अंदर सॉन्ग होते हैं, वो स्टोरीज कुछ बताते हैं, तो वो भी आपके किस में आते हैं? ओरल सोर्सेस में। मराठी वर्सेस इन द ओरल एडिशन इज नोन एज ओविस। मराठी वर्जन जो होता है वो बोलने के, उसको हम क्या कहते हैं? ओविस कहते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए मराठी वर्सेस वर्स इन द ओरल ट्रेडिशन, इट इज़ नोन एज ओविस। उसको हम क्या कहते हैं? ओविस। एक्टिविस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द पोवाडास। पोवाडास मतलब कुछ भजन छंद गाए जाते हैं, यानी जैसे एग्जांपल कभी जागरण वागरण दिया जाता है तो उसमें जो पोवाडास गाए जाते हैं, बाय लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। है ना? संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के टाइम कुछ ऐसे स्लोगन्स और कुछ ऐसे पोवाडास गाए गए थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। वो किनके थे? लोक शाहिर। लोक शाहिर मतलब लोग फेमस जो थे, अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। जब महाराष्ट्र को इंडिपेंडेंस दिलाने की बात आ रही थी, डिफरेंट फ्रॉम गुजरात, उनका डिवीजन किया गया था 1950 के अंदर, तो उस टाइम कुछ गाए गए थे पोवाडास। किन्होंने गाए थे? लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख, इन्होंने कुछ पोवाडास गाए थे, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। नेक्स्ट वन है आपका। अब इस पेज पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो ट्राई दिस वाला पार्ट है, ये भी आपका क्या है? यहाँ पे कैंसिल है, ये भी आपको स्टडी करना नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका ऑडियो विजुअल सोर्सेज, एंड दिस वन द लास्ट सोर्स ऑडियो विजुअल में। उसके बाद आता है फिल्म टेलीविजन के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, उस चीज़ के बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ऑडियो विजुअल सोर्सेज, television, films, internet are called as audiovisual media. Many domestic and foreign television channels will also come under this head. For example, like History Channel, Discovery Channel, etc. अब जैसे एग्जांपल है स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी मैक्स, सोनी सब, ये सारे आपके किस में आते हैं? ऑडियो विजुअल सोर्सेज। आपने देखा रहेगा तारक मेहता जिस टाइम स्टार्ट हुआ था, या फिर एग्जांपल सीआईडी जिस टाइम स्टार्ट हुई थी, उस टाइम के लोगों के क्लोथिंग के तरीके, उस टाइम वो लोग के डायलॉग बोलने के तरीके, उस टाइम का लाइटिंग सिस्टम, और उस टाइम के जो लैब जो होती थी जहाँ पे डॉक्टर सालूम के साथ बैठे रहते थे, वो सब लैब अगर आप बराबर से चेक करोगे तो आपको कुछ लगेगा कि यार ये तो बहुत ही लो वैरायटी के यूज़ करते थे। लेकिन आज जो आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी 11, 12, 13 साल हो गए उस सीरियल को चलते हुए, आज जो यूज़ करते, गोकुलधाम सोसाइटी भी पूरा चेंज हो चुका रहेगा ना, बराबर आप नोटिस करते रहोगे इन चीज़ों को। तो उनमें आवाज़ जो जेठालाल पहले जिस तरीके से डायलॉग बोलता था, जिस तरीके के एक्सप्रेशंस होते थे, आज जो एक्सप्रेशंस है उसके क्या हो गए? डिफरेंट। आज बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और उस तरीके में एकदम नॉर्मल तरीके से उसको बनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको किस में मिलती है? ऑडियो विजुअल सोर्सेज से मिलती है। आपके अगर जैसे एग्जांपल मॉम डैड के शादी की वीडियोस अगर आप देखते हो, या फिर कोई एनिवर्सरी की वीडियोस देखते हो और आज आपके मॉम डैड को देखते हो, तो आपको उसके अंदर डिफरेंस आपको देखने मिलता है।
ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, ऑडियो विजुअल सोर्सेज। देयर वर सम इंटरनेशनल चैनल्स ऑल्सो एंड देयर वर सम नेशनल चैनल्स ऑल्सो, ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन है आपका फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTTI, है ना, जैसे आईफा होता है वैसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पे सारे चैनल्स को क्या किया जाता है, कॉपरेट और कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और यहीं से सारा चीज़ें ऑपरेटन होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे इन 1960। पहला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया, पुणे में बनाया गया, और कौन से ईयर में बनाया गया, 1960, विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक एजुकेशन रिगार्डिंग द प्रिंट मीडिया और द ऑडियो विजुअल मीडिया, है ना। इस टेलीविज़न के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए इन्होंने क्या बनाया, FTTI यानी फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में बनाया गया, 1960। An institute called India News Review has produced various news serials on the important events in the politics, social issues, arts, sports and culture। अलग अलग के बारे में रिव्यूज़ ये लोग निकालने लग गए, उसको हम क्या कहते थे, इंडियन न्यूज़ रील रिव्यू। न्यूज़ रिव्यू मतलब क्या होता है, न्यूज़ के अलग अलग इवेंट्स के ऊपर स्पेशल न्यूज़ टेलीकास्ट की जाती थी। ऐसे आजकल आप सीरियल्स में देखते हो, स्पेशल एपिसोड ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्पेशल एपिसोड ऑन रक्षाबंधन, स्पेशल एपिसोड ऑन राम जन्मभूमि पूजन। तो ये सब के बारे में क्या किया जाता है, अलग अलग एपिसोड न्यूज़ चैनल पे बनाया जाता है। तो उस समय क्या कहा जाता था, उसको इंडियन न्यूज़ रिव्यू कहते थे। रिव्यू मतलब किसी चीज़ का रिव्यू लेना, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना। नेक्स्ट वन, this department has also produced various documentaries of the prominent social leaders or the people who have major contribution for the country and about the important location in India। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसको एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। ये जो न्यूज़ डिपार्टमेंट था, ये इनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या करता था, रिव्यू करके बताते थे। एंड दिस न्यूज़पेपर रिलीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये अलग अलग समय पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज को रिलीज़ करते थे और जो आज के समय में हिस्ट्री लिखने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो ये आप लोगो देख रहे रहोगे, ये कौन सा लोगो है, FTTI का, यानी फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन आपका ये पेज पे आ जाओ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आपकी कैंसिल है, ट्राई दिस वाला पार्ट, ठीक है। आपको ये याद रखना, मैंने जो कैंसिल करवाया वो आपको स्टडी करने नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट वन स्टडी करते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये बताया जाता है कि सोर्सेज कैसे डेवलप हुए, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे आया, पहले आज जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, जो स्मार्टफोन है, जो टच पैड फ़ोन है, जो 5G नेटवर्क्स में आने लग गए अभी, या 4G तो आप सभी यूज़ कर ही रहे हो, 5G में नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी कैसे, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो इस पैराग्राफ के अंदर बताई गई। कैसे, टिल नाउ वी हैव सीन सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न India. The time in the 21st century are the changing so rapidly that even the sources will prove to be inadequate। आज के टाइम में इतने जल्दी सोर्सेज चेंज हो रहे हैं कि आप बता ही नहीं सकते। अगर आपको मैं बात करूँ पिछले 10 साल में आपके डैड ने कितने फ़ोन चेंज किए, तो आप अभी बता सकते हो कि हाँ 5 या 6 फ़ोन चेंज करेंगे। लेकिन आगे आने वाली जनरेशन ऐसा बताएगी कि एक ही साल में मैंने 3 से 4 फ़ोन चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि इतना जल्दी जल्दी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू अपडेशन आ रहे फ़ोन के अंदर कि लोग क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द चेंज करवाते जा रहे हैं। कपड़ों में अगर पूछो तो पहले लोग क्या करते थे, साल में 2 ड्रेस चेंज करते थे, लेकिन आज की बात करूँ तो 12 महीनों में 12 ड्रेसें पहनते हैं। अलग अलग फेस्टिवल पे, अलग अलग ओकेशंस पे, अलग अलग इवेंट्स पे न्यू ड्रेस चाहिए सबको। तो 21st जनवरी जो सेंचुरी है वो क्या है, फास्ट रैपिड चेंजिंग है। तो इसके लिए यहाँ पे सोर्सेज इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब पूरे ही नहीं पड़ रहे सब सोर्सेज। हाउएवर द न्यू सोर्सेज आर कमिंग फोर्थ, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन, a gadget called pager come up for connecting the people, but it died out as quickly as it has come up। पेजर आप लोग में से बहुत से लोग जानते भी नहीं रहोगे कि पेजर होता क्या है, लेकिन अगर आप अपने डैड को या अपने दादाजी को पूछोगे तो उनको याद रहेगा। आपने लैंडलाइन फ़ोन तो घर पे अभी कम ही लोग देखे रहेंगे, लेकिन उस समय में एक घर में 2-2 3-3 लैंडलाइन फ़ोन होते थे, एक रूम में, एक बेडरूम में, एक आपके हॉल में, ऐसे अलग अलग जगहों पर रखे रहते थे। तो इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, विद इन 20 to 30 ईयर्स में लैंडलाइन फ़ोन से पेजर, पेजर से मोबाइल फ़ोन, मोबाइल से स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से टच पैड से ड्यूअल टच, फ्रंट और बैक दोनों टच आ गए अभी। तो इतना जल्दी ग्रोथ, फास्ट रैपिड ग्रोथ हो रहा है 21st सेंचुरी में कि हम सोर्सेस इकट्ठा भी करने में हमारे पास कमी पड़ रही है। The huge amount of information available on the internet is used for studying history, but the truth and authenticity of this information need to be verified। कुछ लोग झूठ भी लिख देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है फ्रीडम है आपके पास, कुछ भी अपलोड करते रहो,
है ना, फेक इन्फॉर्मेशन भी अपलोड कर सकते हो, ट्रू इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया, नोट्स अवेलेबल है, वास्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, बट उसकी वेरिफिकेशन करना, उसमें से सच्चाई ढूंढना, ये आज एक डिफिकल्टी हो गया है, नीड टू बी वेरीफाइड। नाउ इट हैज़ become comparatively easy to study history with all these sources, and as all these sources are from the contemporary period, they are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our life, efforts for the preservation of such sources are made at all level, and we should also contribute to this effort. यानी आपको भी आपके घर में कुछ सोर्सेस है, जैसे आपके मम्मी डैडी के शादी के फ़ोटोज़, दादाजी की पुरानी फ़ोटोज़ या परदादाजी की कोई पुरानी फ़ोटोज़ है, उनके कपड़े, तो वो भी आपको क्या करने चाहिए, संभाल के रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके फैमिली की हिस्ट्री बताता है, आप अपनी फैमिली की हिस्ट्री आने वाली जनरेशन को बता सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है, या कभी कोई लाइब्रेरी, म्यूजियम, कहीं पे भी जाओ तो उन चीज़ों को बराबर से ध्यान रखना है। वहाँ पे गलत चीज़ें थूकना, फेंकना, कुछ भी बुक को पेज फाड़ना, ये सब चीज़ें आपको करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भी प्रिजर्वेशन करना है उन सोर्सेज का, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो उस जनरेशन क्या कर सके, उन चीज़ों का बेनिफिट ले सके, उन चीज़ों को देख सके। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑफ दिस ईयर हैज़ बीन completed. So now you will have to work on your exercise and be ready for the test. So my dear students, we will meet in the next lecture.